नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने जा रहा है। हिंदी बेल्ट के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाकी दोनों जगह पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वो तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके, लेकिन कर्नाटक चुनाव का इफेक्ट क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा? देखिए सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का असर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है, खासकर सत्ताधारी बीजेपी पर। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक के 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया है। कमलनाथ तो बेहद कॉन्फिडेंट हैं। अब कांग्रेस को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक रिपीट होना तय है। कर्नाटक ने मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज के मतदाता कितने समझदार हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कर्नाटक आईटी हब है। यहाँ बहुत बुद्धिजीवी है, जो गांव में भी रहता है वो आईटी कंपनी में काम करता है। तो सब ने ये बीजेपी को पहचान लिया कि किस तरह ये धर्म को लाएंगे बीच में, किस तरह पैसे का उपयोग करेंगे। कितना प्रचार बजरंग बली के नाम पर किया, बजरंग बली का अपमान फलाना, ये सब कहाँ गया? कम से कम कांग्रेस के आसपास तो आ जाते। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। यहाँ भी कर्नाटक की तरह ही भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। शिवराज सरकार के मंत्रियों पर सबसे ज्यादा आरोप हैं। सरकार में अफसरशाही के दबदबे के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी सबसे अहम मुद्दा है। शिवराज सरकार की अनेक लोकलुभावन घोषणाओं के बावजूद कई सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है और मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है। हमारी सरकार ने गांव-गांव में, घर-घर के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। आप चिंता मत करिए, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी हाईकमान लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा था। अब इन तैयारियों को अमली जामा पहनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद आने वाले दिनों में प्रदेश के कई बड़े नेताओं का भविष्य तय होगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश सूबे की राजनीतिक स्थितियां कर्नाटक से अलग हैं। अंतर्कलह दोनों पार्टियों में है, लेकिन चुनावी नतीजों पर ये कितना असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो क्या मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक रिटर्न्स जैसी कहानी दोहराई जाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी नेता कन्हैया तिवारी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह इस डिबेट का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से कर्नाटक में तो कांग्रेस को जनता ने बहुमत का जनादेश दिया, लेकिन यदि हम इसकी मध्य प्रदेश से तुलना करें, इसी साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक की जो जीत है वो मध्य प्रदेश में एक बूस्टर देने का काम करेगी और कर्नाटक में जो चीजें दोहराई गई हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए अमित जी, ये बात हमको समझना चाहिए जी कि विगत 1.5-2 वर्ष से, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस समय पे 19 में कांग्रेस की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार गिराई गई थी जी, उसके तत्पश्चात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जी वर्किंग मोड में आ गए थे। जी आप देखिए, उन्होंने
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जी सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, उनको बूस्टअप किया, जी घर चलो घर चलो जन जागरण अभियान जी उसकी शुरुआत की, और वो मंडलम सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष जी और हमारे बाल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की। यूथ कांग्रेस देखा होगा, पुलिस, पैसा, प्रशासन, तीनों जी का भरपूर उपयोग किया गया। उसके बावजूद हम 57 साल बाद, जी ये मान के चलिए एक प्रकार से ग्वालियर आजाद हुआ। 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते, 18 साल बाद हम मुरैना जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते, और आपको मालूम होगा कि उज्जैन भी हम जीत चुके थे। जी किस प्रकार से हम हमारे साथ उसमें जी वहां जी पे भेदभाव किया गया। जी और आपको बुरहानपुर की भी कहानी मालूम है, कैसे जी 647 वोटों से वहां पे जी AIMM को उतार के। तो देखिए कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी का जो विश्वास था वो जनता का विश्वास जीता, और जनता ने उन पे भरोसा किया। जी और उसी का कारण है कि आप देखिए चिंतन मंथन कितने शिविर भाजपा लगा चुकी है। आज नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा, 4 भाजपा है आज काम कर रही हैं। कार्यकर्ता संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, 40% कमीशन सहित तमाम मुद्दे थे। लेकिन कन्हैया जी, क्या आपको लगता है इसी तरह के मुद्दे यदि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए मध्य प्रदेश में भुनाती है तो सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है? क्या कर्नाटक चुनाव का इफेक्ट आप मानते हैं मध्य प्रदेश में होगा? नमस्कार। देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव हुआ और मध्य जो भी हमारी कमियां होगी उसमें सुधार किया जाएगा कि किस कारण से हम वहां पे हमारी सीटें कम हुई, हारे। लेकिन कर्नाटक में जो वोट परसेंटेज हमारा पिछली बार था, हमारा वोट परसेंटेज घटा नहीं है ना जी। तो मध्य प्रदेश में जो वहां का घटनाक्रम है वो घटित नहीं होगा, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 3.5 साल में यहाँ कार्य किया जी मध्य प्रदेश में, कोरोना के समय में हमारी सरकार बनी, हम सरकार में आए जी, तो संकट का समय था पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जी। उस संकट से निकलते हुए शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से 2003 से 2018 तक चलाया, वैसे ही 2020 से लेके और 2023 तक हम चला रहे। कोई भी संकट काल हो तो हम रूबरू होते हुए और जनता का विकास कर रहे हैं। और नगरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद में जो चुनाव हुए, तो जो 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी कांग्रेस। बहुमत ना उसके पास था ना हमारे पास था, 114 उनके पास थे, 109 हमारे पास थे। वो जो नगर निगम का चुनाव हुआ था वो हुआ था 2015 में, ये हुआ चुनाव 2022 में। तो इन भाई साहब ने अभी बोला कि हम 5 सीटें जीते, बीजेपी ने 9 सीटें जीती, 1 सीट जो है निर्दलीय जीत गए। मेरा कहना है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम हम बहुत अच्छे रूप से जमीनी स्तर पर ऐतिहासिक रूप से जीते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरकार बनाएगी। जो हमसे कुछ कमियां रही होगी या जो हमारे कार्यकर्ता या जो हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे 2018 में, वो हम गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में हमने अपनी गलती को स्वीकार किया कि जो हमारी कमी रही तो हमें क्या क्या भोगना पड़ा। रहा सवाल माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, तो शिवराज सिंह चौहान जी एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मतलब ये मान लीजिए कि लोक पुरुष व्यक्ति हैं जो 18 घंटे कार्य करते हैं और जनता उनसे प्रभावित है। और BD शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरे युवा लॉबी को लेकर एक नया जोश के साथ विद्यार्थी परिषद को लेकर मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जिससे हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से प्रदेश का संगठन
नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ने काम किया और हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, जो कि एक ऐतिहासिक रिजल्ट रहा। अटल जी कहते थे कि विपक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और न कमजोर रहे। अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो सत्ता दल जो पार्टी है वो धृतराष्ट्र जाएगी, धृतराष्ट्र बन जाए। इसलिए क्या है कि जो विपक्ष है उसको भी मजबूत होना चाहिए। अभी इन्होंने कर्नाटक जीता तो ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान इन्हें जीत लिया। अभी हमें 3 राज्य में जीत हासिल कर ली हमने असम के क्षेत्र में, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से रहे। उनने बोला कि भारतीय जनता पार्टी तो दक्षिण से दक्षिण मुक्त हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत। चलिए, इसके पहले कांग्रेस ने हिमाचल भी जीता और अभी तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आपके खुद राज्य में और राजस्थान में चुनाव है, इसे लेकर भी कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन मैं विजय जी का रुख करना चाहूंगा। विजय जी, हम राजनीतिक दलों की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हर बार यही होते हैं कि उनकी सरकार बन रही है। लेकिन हम कर्नाटक के संदर्भ में यदि देखें, 25 में से 13 मंत्री ऐसे थे जो कि चुनाव हार गए। जनता ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया, उनकी राजनीति को, उनकी कार्यशैली को स्वीकारा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, यहां भी सरकार में कई मंत्री हैं, सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, शिवराज समर्थक जो पहले से जो दल था उसके भी कुछ जो चुनिंदे चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ऐसे में यदि आम जनमानस की हम नब्ज देखें तो क्या आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार के जो काम कर रहे हैं तमाम मंत्री, तमाम जो जनप्रतिनिधि, उनसे जनता संतुष्ट है, तसल्ली उनके मन में है, या फिर शिकायतें बहुत ज्यादा है जिस पर अब विचार करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं एक बात तो पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कर्नाटक चुनाव का जो माइलेज है वो शुरुआती तौर पर तो आप कह सकते हैं कि जो एक अर्थ करंट है, वो अर्थ करंट जीते हुए दलों की ओर, जो भी दल जीतता है उसका एक, आप उसको कह सकते हैं, उस करंट, एक करंट जरूर पैदा होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव का काम करता है। तो जिस दल की जीत हुई है उससे कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चार्ज होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तब जब कांग्रेस पार्टी वहां पर एक बहुत अच्छी स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वहां बीजेपी लीड कर रही थी सरकार में। तो लेकिन जो स्थिति किसी जमाने में जो हालात कांग्रेस पार्टी के भीतर हुआ करते थे, वो हालात अब बीजेपी के भीतर हम देख रहे हैं। और वो हालात ऐसे हैं कि जो टकराव है, जो गुटबाजी है, जो आपसी द्वंद है, ऐसा द्वंद वहां पर हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का जो हार्ड लाइन जो डिसीजन था, जैसे आप देखें कि एक्स सीएम जो जगदीश शेट्टार साहब थे, तो जगदीश शेट्टार साहब को उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया। जब टिकट उन्हें नहीं मिली तो लिंगायत समुदाय का सबसे अधिक जो पब्लिक जो एक चहेता जो लीडर है, वो आप येदुरप्पा जी तो चूंकि विवादों में भी आ चुके हैं, तो जगदीश शेट्टार का अपना एक मान है उस प्रजा में, उस जनता में, उस वर्ग में। तो जगदीश शेट्टार और एक सावत जी हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने एंड वक्त पर बीजेपी छोड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि कभी कभी जब कोई हार्ड डिसीजन, जो हार्ड एक्शन जब टेक होता है, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इफेक्ट भी होते हैं। बीजेपी को ये अंदाजा नहीं था कि जिस ताकत के साथ बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि अब वो एक ऐसी बाहुबली है कि वो जो चाहे वो डिसीजन कर लेगी और जनता उसके साथ रहेगी। मुझे लगता है बीजेपी को एक ये धोखा हो गया। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को मतलब खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं लोकल लीडरशिप बीजेपी के पास कर्नाटक में नहीं थी। एक बहुत बड़ी वजह ये है। और कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ रहा हूँ, वो है जीत का कारण आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप इसका एक क्रेडिट जरूर दे सकते हैं, जो स्वयं वहाँ 9 बार विधायक रहे हैं और एक संघ नेता के रूप में उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। तो एक कार्यशैली जो मिली जुली होती है, संघ के कार्यकर्ता के हैसियत से भी कह लीजिए और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर के रूप में भी कह लीजिए, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो एक जो एक्सपीरियंस था उनके पास मैनेजमेंट का, समन्वय का, संगठन को साधने का, और एससी वर्ग से, चूंकि खुद एक दलित समुदाय से आते हैं, और वहां पर 181 सीटें रिजर्व है कर्नाटका में, और 181 में 36 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इन रिजर्व सीटों पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, वो 108 सीटें कांग्रेस पार्टी के फेवर में रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है
भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक इश्यूज बना था और जिस तरह से पोलराइजेशन जो करने की कोशिश की गई थी कर्नाटका के चुनाव में, जनता ने वो पसंद नहीं किया, क्योंकि जनता को खासकर जो युवा वर्ग है उसे ये रास नहीं आया कि हम एक 21वीं सदी की ओर बढ़ते हुए भारत है और हम 21वीं सदी के बढ़ते भारत की ओर हम जा रहे हैं 18वीं सदी की ओर। तो युवा और जो जागरूक, जहाँ पढ़ा लिखा जो वहाँ का मतदाता था, भले ही वहाँ पर आप समझिए कि 82% वहाँ पर हिंदू आबादी है, 82%, लेकिन 82% आबादी होने के बाद भी जिन मुद्दों को बीजेपी ने छुआ वो बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित। बिल्कुल, और लिंगायत समुदाय जो कि सबसे बड़ा एक वोटिंग वर्ग माना जाता है बीजेपी का, अब ये भी माना जा रहा है कि उस वर्ग ने भी पूरी तरह से बीजेपी का साथ नहीं दिया। लेकिन सिद्धार्थ जी, यदि मध्य प्रदेश की तासीर हम देखें, यहाँ के युवाओं को हम देखें, ध्रुवीकरण लगभग हर चुनाव में करने की कोशिश की जाती है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन कर्नाटक चुनाव में तो इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला। और जब कर्नाटक की चिंगारी लगी कर्नाटक में, तब उसकी जो आग है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्रंट फुट पर आ गए, आपके घोषणा पत्र को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। कई जगह तो ऐसी भी खबरें आई कि कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ कर दी गई। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का जो प्रभाव है वो कांग्रेस के फेवर में ज्यादा गया? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको एक बात बता दूं कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने आज ही एक बयान दिया है जी, आपने सुना होगा जी। उस बयान में उन्होंने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जी हिंदू मुस्लिम जी धर्म, मंदिर मस्जिद छोड़कर गुरुद्वारा, गिरजाघर, धर्मांतर, इन सबको छोड़कर अगर बात कर ले और चुनाव में आ जाए तो मेरे ख्याल से शायद 1/3 बहुमत भी नहीं मिलेगा। अभी मेरे साथी भाई बहुत अच्छी बातें उन्होंने करी जी। मैं कन्हैया जी की बात सुन रहा था जी। मैं कन्हैया जी को एक बात और बोलना चाहता हूँ कि शायद उनको ये अभी स्मरण नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी में ये बोल रहे थे कि अभी हमने 3 चुनाव जीते हैं जी। अभी ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे। मैं अगरतला त्रिपुरा का प्रभारी था, मेरे को वहां भी मालूम है सरकार कैसे बनाई, किस प्रकार से किया गया। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 या 4 जगह चुनी हुई सरकार है और बाकी की अन्य जगहों पे तोड़ फोड़ के किसी न किसी प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीति करके कहीं ना कहीं अलायंस करके बनाई हुई है। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 या 3 विधायक हैं और उसके बावजूद इन्होंने सरकार बनाई है। किस प्रकार से बनाई है ये भी जनता जानती है। और आपको एक बात और बता दूं, एक तरफ समस्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह शाम राहुल गांधी जी को कोसते थे, भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे थे कि नफरत फैलाने निकले हैं, देश को तोड़ने निकले हैं। शायद इन मेरे भाई को कन्हैया जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही भारत जोड़ो यात्रा थी जो कर्नाटका से निकली और उसके 28 सीटें हमने वहीं से जीती है कंटिन्यू, जहां से हमारी यात्रा निकली। ये उसका एक प्रभाव है। और आपको मैं फिर बता दूं कि ये जो प्रचंड बहुमत हमको कर्नाटक में मिला है, यही मैं करीब 2300-2400 किलोमीटर राहुल जी के साथ चला हूं भारत जोड़ो यात्रा में जी। मैंने मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर से लेके आगर मालवा तक और उसके बाद में आखिरी कश्मीर के बॉर्डर तक मैं चला हूं। तो मैंने वहां पे हर इंसान को दुखी, रोते हुए और अघोषित इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए देखा है। आज एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता, उसका इलाज नहीं करा सकता। आज आप किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं समझ में नहीं आ रही है। नफरत की राजनीति घोल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आप जो हमारे युवा हैं उनको धर्म की अफीम चटा रहे हैं। अरे भाई, आज की डेट में हमको रोजगार चाहिए, हमको सस्ता भोजन। कन्हैया जी, काफी बड़े आरोप कांग्रेस प्रवक्ता पर लगा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब युवाओं की कोई फिक्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आपका जवाब इस पर? जो कांग्रेस और जो हमारे कन्हैया जी जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी कहते थे युवा और जनता उस चीज को स्वीकार रही है। जी कन्हैया जी, अपनी बात पूरी करें। जी जी बोलूं? जी आपकी बात पूरी करें। अवश्य बोलिए, आपकी बारी है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? जी सिद्धार्थ भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी भोपाल से, मैं भी भोपाल से जी मुलाकात। भाई साहब, ऐसा है कि आपने बोला कि जब आप कहाँ गए, खंडवा कहाँ गए यात्रा पे, ये भारत जोड़ो यात्रा पर, तो क्या देखा आपने कि वहां पे लोग खाने को नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नहीं है? तो क्या लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है? क्या गेहूं चावल अभी? कन्हैया जी, मैं आपको स्मरण करा दूं, 287 करोड़ का चिट्ठी घोटाला, पोषण आहार घोटाला। सुनिए, आपको घोटालों की फहरिस्त बता देता हूँ। कोरम डैम जो 100 करोड़ का था 300 करोड़ में पहुंचा। और आपको बता दूं, अतिवृष्टि
ओलावृष्टि में जो 2 साल से, सुनिए, जो किसान रो रहे हैं दोनों आंसू, उनके आप आंसू तो पहुंच नहीं रहे हैं। आप सुनिए, गैदी रख के हेलीकॉप्टर से घूमने जाने से किसान खुश नहीं होता। किसान को मुआवजा चाहिए। 10,000 करोड़ जो एमएसपी खरीदी की गई है भंडारों में सहकारिता से, उनका केंद्र से आज तक भुगतान नहीं हुआ है। जनता उस चीज का जवाब 23 में आपको देगी। इवेंट करने से कुछ नहीं होता। जवाब दें कन्हैया जी, जवाब दें जी। आप आदिम जाति कल्याण विभाग के इवेंट करते, सुनिए कन्हैया जी अपनी बात पूरी करें जी। सिद्धार्थ जी मैं फिर से आपका रुख करूंगा, कन्हैया जी की बात पूरी होने दें जी। कन्हैया जी, आपने उनको दिया क्या है? 4,500 आदिम जाति कल्याण विभाग बंद हो गए। आपको मालूम होगा केंद्र से 60% राशि आती थी, वो आना बंद हो गया है। छात्रवृत्ति बंद हो गई है। 13,925 बच्चियां लॉकडाउन के समय में, आदिवासी बच्चियों जिसमें बालिग 7,000 बच्चियां थी, वो गायब हैं। गृह मंत्री जी उसका जवाब दे कहां गई? आदिवासियों के बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। आपको मालूम है कि अभी जो पट्टे बांटे गए, आदिवासियों को वन का अधिकार दिया गया, उसमें कम से कम 40% भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पट्टे दिए गए हैं। इसका जवाब है आपके जवाब पास? दें कन्हैया जी, जवाब दें जी। मेरा ये कहना है सिद्धार्थ जी कि मेरा बोलना था जी जी, बीच में आके भाई साहब आपने बहुत अच्छा बोला और अच्छा बोलते हैं आप, लेकिन भाई साहब कुछ जो सच्चाई है उसको भी उजागर करा करो। जो आप कह रहे हैं कि बच्चियां गायब हो गई, गृह मंत्री जी उसका जवाब दें। क्या यहाँ पे कुशासन चल रहा है? क्या कुशासन हो रहा है यहाँ पे? सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश बाल अपराध में, बाल शोषण में, दलित आदिवासियों पे अत्याचार पे नंबर 3 पे आ गया है। पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। ये हमारी नहीं, ये आपकी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से आपकी सरकार है। आपने बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश लेके आएंगे 2003 में, उसके बाद आपने बोला 2008 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर आपने बोला विकसित मध्य प्रदेश 2013 में, और 2018 में बोला गुजरात मॉडल। आप चारों में विफल रहे हैं। तो आप तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता के बीच में जाइए और क्षमा मांगिए। मंत्री जेल गए, अभी आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जमानत पे है कि किस चीज पे? राहुल गांधी जी। विजय जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय जी, यदि इस साल के चुनाव हम मध्य प्रदेश में देखें तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो जमीनी मुद्दे हैं वो कौन से शामिल हो सकते हैं जिनके आधार पर जनता राजनीति की अदालत में फैसला करेगी दोनों ही दलों का? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति और कर्नाटक की राजनीति में फर्क है। बिल्कुल जी। और मध्य प्रदेश में वैसी स्थितियां नहीं है जैसी कर्नाटक में थी जी। तो आप उस किसी एक राज्य से दूसरे राज्य का कंपैरिजन करना मुश्किल होगा जी। बस इतना जरूर है कि जिन मुद्दों की ओर आप मुद्दों को जो जानना चाहते हैं, मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी ये है जी। कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट तो हो रहा है जी। सरकार अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार, शिवराज सिंह चौहान लगातार, आप देख ही रहे हैं कि शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं जी। शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और इतना उनका जमीनी नेटवर्क है। आप लगातार उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को आप देख रहे हैं जी। परंतु इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को काम करने की आवश्यकता मुझे लगता है समय रहते है और वो है संगठन को बुनियादी तौर पर जो बीजेपी का संगठन है उस दरकते हुए संगठन को बनाना। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो उथल पुथल अभी मैं देख रहा हूँ, जो लगातार बयान आ रहे हैं नेताओं की, तो अब इसे पहले संतुलित करने की आवश्यकता, संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रदेश प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्हें भी जमीन में कार्यकर्ताओं की ओर, कार्यकर्ताओं के मन की बात, अगर मोदी जी भारत के मन की बात कहते हैं तो प्रभारियों को, कांग्रेस प्रभारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें नेताओं के मन की बात और जनता के दिल की बात पहले समझनी चाहिए। क्योंकि और दूसरा, जो योजनाएं सरकार चला रही है उसकी मॉनिटरिंग है। आप देखिए, जैसे सूखा राहत के अभी प्रकरण का ताजा अभी घटनाक्रम सामने आया कि सूखा राहत का जो पैसा था वो खुद करने की कोशिश कई जिलों से खबरें आई। तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता मुद्दा होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का जो एटीट्यूड है, जो जनप्रतिनिधियों का जो संवाद है, वो संवाद एक एरोगेंसी विधायक और मंत्रियों के भीतर आई है और उस एरोगेंसी की वजह से
संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो पदाधिकारी हैं, वो तक दुखी हैं, वे निराश हैं। उन्हें लगता है कि हमारी अपनी सरकार में ही जो मंत्री हैं वो गुरूर में हैं, वो उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो एक तालमेल का अभाव है और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एक विसंगति है, एक चुनौती है। इसको ठीक करने की जरूरत होगी। बाकी कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने लेवल पे लड़ रही है चुनाव और तैयारी कर रही है। और कमलनाथ एक कमलनाथ बहुत सीनियर लीडर हैं। कमलनाथ एक अच्छे लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, तो आप उनके अनुभव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपने अनुभव को लोहा मनवाया है। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी ने अपने अनुभव को लोहा नहीं मनवाया है। 2018 में उन्होंने मेहनत की और मेहनत का परिणाम उनको जनता से मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतियों के कारण सरकार कांग्रेस की चली गई, उसमें किसी का दोष नहीं था, उसमें बीजेपी का दोष नहीं था। उसके लिए कांग्रेस का अपना अंतर्द्वंद उसके लिए दोषी है। अगर कांग्रेस का यही अंतर्द्वंद बना रहा, क्योंकि देखिए सारी चीजें बहुत अच्छी चलती हैं कांग्रेस में, लेकिन एट ए टाइम जब इलेक्शन होता है, टिकट वितरण के दौरान ही सारी चीजें, सारा गुबार बाहर निकलता है और कांग्रेस वहीं इलेक्शन को लूज कर देती है। बिल्कुल। और तो अगर देखा गया है कि दोनों ही पार्टियों में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है। जो असंतुष्ट नेता हैं, फिर अचानक उनकी नाराजगी सामने आती है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों को चुनाव में भुगतना पड़ता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कर्नाटक का किंग अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से जनता का जनादेश आता है, अभी वक्त है, सब यही है। देखते हैं कि क्या कुछ परिणाम मध्य प्रदेश की जनता सरकार के पक्ष में देती है या फिर विपक्ष में। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ एमपी डिबेट लाइव में आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।